हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेसरी रेस्पिरेशन ऑर्गन ऑफ फिश। मतलब जो एसेसरी या जो सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिश में पाए जाते हैं वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इसके बारे में आज इस लेक्चर के तहत जानेंगे। तो जो फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं उसमें हम मेनली देखते हैं गिल को। जो गिल होता है वो फिश के बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है तथा अपनी कार्य के द्वारा वह गिल्स के जो ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसी के बारे में हम आज देखते हैं कि जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिश में पाया जाता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में अपनी क्या क्या भूमिका अदा करते हैं। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो के तहत जानेंगे। तो शुरू करते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश। तो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में तो होते हैं, साथ ही साथ यह एक प्रोटेक्शन ऑर्गन के रूप में भी पाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो वाटर में जो फिश पाए जाते हैं वो अपने लाइफ स्पेन में कभी न कभी एक ऐसे ऑर्गन का फॉर्म करते हैं जो उनकी नीड्स या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात एसेसरी ऑर्गन एक प्रकार के एयर चैम्बर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि किसी भी फिश के गिल रीजन या माउथ से एक आउटग्रोथ के रूप में फॉर्म होते हैं। और यही आउटग्रोथ जो फॉर्म होता है वो एक एयर चैम्बर्स का फॉर्म करता है, और यही एयर चैम्बर जो होते हैं उसके एसेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। तो जो मेनली जो फिश में पाया जाता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो होता है गिल्स, साथ ही साथ जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है वो होता है स्विम ब्लीडर। लेकिन डिफरेंट टाइप से जो एक्सेसरी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस प्रक्रिया द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और फिश की जो रेस्पिरेटरी जो डिमांड होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं कि एक होता क्या है। तो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ये मेनली फिश में पाया जाता है, क्योंकि जो फिश रहते हैं वह बॉटम रीजन में भी पाए जाते हैं वाटर के, साथ ही साथ सरफेस रीजन पे भी पाए जाते हैं। तो जो बॉटम रीजन पे जो फिश पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसके कारण उनकी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो हाईली होती है। और वहाँ पर जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, अर्थात वहाँ का ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और ऑटो की अमाउंट कम होती है, जिसके कारण जो फिश होते हैं वह हिल स्ट्रीम या तो सरफेस की ओर माइग्रेट होते हैं अपनी कैपेबिलिटी को बनाने के लिए। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो फिश होते हैं वह फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या तो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो जो स्थिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। इसी कारण वाटर की जो ऑक्सीजन डिमांड की जो कैपेबिलिटी रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का फॉर्म करते हैं। और यह जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है यह हम देखते हैं कि इसकी नीड्स ज़्यादा समर रीजन पे इसकी ज़्यादा नीड्स होती है, क्योंकि समर रीजन पे जो वाटर का लेवल रहता है बहुत कम होता है, साथ ही साथ जो वाटर रहता है वो हाईली वार्म रहता है, गर्म रहता है, जिसके कारण उसमें CO2 की अमाउंट जो होती है ज़्यादा होती है और O2 की अमाउंट बहुत कम होती है, जिसके कारण वाटर को यह ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यह जो होता है एस्टिवेशन के कारण जो डेथ होता है उसको रोकने का कार्य करता है जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं। साथ ही साथ यह जो फिशेस रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं और एयर ब्रीथिंग करने का कार्य करते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये भी
माउथ या गिल रीजन के जो आउटग्रोथ निकले रहते हैं, जो कि एयर चैम्बर का फॉर्म करते हैं और एक प्रकार के एसेसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। और यह फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि नेटवर्क के फॉर्म में, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में फैले रहते हैं और एक एयर चैम्बर्स के द्वारा यह एक आउटग्रोथ के रूप में निकलते हैं, साथ ही साथ अपनी जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कुछ फीसेस के बारे में बताया गया है, उसको हम आगे देखेंगे कि एयर ब्रीथिंग कैसे होता है और अपनी सर्वाइवल को यह कैसे कंप्लीट करते हैं, जो इनसाइड फिश पाए जाते हैं और जो आउटसाइड जो फिश पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो गाइस, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखने से पहले कि कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, उनकी ओरिजिन किस प्रकार से हुई, किस कारण से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की डिमांड हुई और वो किस कारण से उसकी ओरिजिन हुई, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो जब डेवलपमेंट या एवोल्यूशन के समय जो गिल्स पाए जाते हैं एक्वाटिक एनिमल या फिश के बॉडीज में, उसमें जो गिल्स जो होता है वह फुली रूप से डेवलप नहीं हुआ रहता है, जिसमें जो पेयर ऑफ गिल्स आर्च पाए जाते हैं वह पहले नहीं बने थे और धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया तो जो गिल आर्च होता है ना, वह गिल लैमेली वहाँ पर डेवलप नहीं हुआ रहता है। बाद में वह जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके दौरान जो गिल्स आर्च होते हैं वो धीरे धीरे रूडिमेंट्री फॉर्म में होते हुए वह एक ग्रुप का फॉर्म करते हैं, एक मास का फॉर्म करते हैं। और यही जो ग्रुप का फॉर्म होता है, जो गिल लैमेली से गिल के ग्रुप का फॉर्म होता है गिल आर्च के, उसको हम लोग गिल मास बोलते हैं। और ये गिल मास क्या होते हैं, एक प्रकार का बुक नुमा संरचना होती है जिसमें जिसका जो पेज होता है वह एक लैमेली होता है, साथ ही साथ पूरे बुक में जितने पेज होते हैं ठीक उसी प्रकार एक गिल आर्च में जितनी लैमेली होती है वह उसकी गिल मास कहलाती है। तो इसको हम इसी कारण जो हमारे जो गिल्स होती है वो मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में फॉर्म होते हैं। देन क्या कहता है कि जो एयर ब्रीथिंग ऑर्गन और जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वह गिल मास से डेवलप्ड हुई है। और कुछ स्पीसीज में जो गिल्स आर्च रहते हैं उनका जो फिफ्थ आर्च रहता है वह दूसरे की तुलना में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का फॉर्म करता है। साथ ही साथ जो गिल लैमेली होते हैं वह एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल आर्च से डेवलप होते हैं और यह रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या सब ब्रेंकियल चेंबर, डेंड्राइटिक ऑर्गन और एयर सेक आदि के लिए एरियल रेस्पिरेशन के लिए यह हेल्पफुल होते हैं। जो एसेक्सरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, यदि हम क्लेरियस या हिट्रोन्यूस्टस की बात की जाए तो यह गिल का मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें गिल का मॉडिफिकेशन होता है जिसके कारण इसमें जो क्या होते हैं, यहाँ पर जो स्विम ब्लैडर रहता है जो कि एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है, या तो इसमें अब्सेंट होता है या रिड्यूस फॉर्म में होता है, जिसके कारण जो गिल्स होता है यहाँ पर एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भूमिका निभाता है। एवोल्यूशन के समय जो पीरियड्स आए, जो ईरा आया, उस दौरान हम देखते हैं कि जो टर्सरी और जो क्वार्टरनी पीरियड के जो सिनोजोइक ईरा थे उसमें ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो गया। साथ ही साथ जो वाटर में जो ऑक्सीजन थे उनकी लेवल भी कम हो गई, जिसके कारण लगातार रिवर और जो स्वैम्प हैं उनमें ऑक्सीजन क्या हो गया, वह उनका डिप्लेशन होने लगा, जिसके थ्रू जो बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ती गई और उसकी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे वो और अपने सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का फॉर्म करने लगे और अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगे और अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी को बनाने के लिए वह एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सहायता लेने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का
फॉर्म हुआ, उनकी ओरिजिन हुई। और एसेसरी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन रहते हैं वह वाटर जो वाटर में जो ऑक्सीजन की डिफिशियंटी रहती है उसको मेंटेन करने के लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं वह उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो हाईली रहती है, और यह ऑक्सीजन को हाई अमाउंट में एक्सेप्ट करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो अपना अपना फंक्शन लेने और निकालने में करते हैं, और इस प्रकार ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है इस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। तो ये होता है ओरिजिन ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब देखते हैं हम कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। तो जो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है, पहला स्किन बताया गया है, सेकेंड में बकोफेरेंजियल है, थर्ड में गिल है, फोर्थ में लेबिरिंथोफॉर्म है, एब्जॉर्बेंट है, गट इपिथेलियम है, पेल्विक फिन है। इतने तक हम इस वीडियो में आज स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम है, अपर कुलर चैम्बर है और गैस ब्लेडर है, इन तीनों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्किन के बारे में। तो हम सभी को पता होता है कि जो स्किन जो होता है किसी भी एनिमल का प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि बॉडी के आउटर सरफेस पर पाया जाता है, और यहीं पर स्केल्स पाए जाते हैं। यदि फिश की बात की जाए, यहीं पर हॉर्न पाए जाते हैं, यहीं पर स्पाइन नुमा संरचना निकली रहती है, और यहीं पर हेयर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप से जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो स्किन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसको हम लोग स्किन भी बोल सकते हैं या तो इंट्यूगेमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फिश का स्किन किस प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म करता है। तो यदि डायग्राम को देखा जाए तो ईल का डायग्राम है। यदि मैं ईल की बात करूं तो ईल को हम लोग एंगुइला भी कहते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो स्पैंडल शेप्ड है, कुछ सर्पिलाकार दिख रहा है, और इसकी जो स्किन है उसके आउटर सरफेस पर ये स्केल दिख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस वाला पार्ट दिख रहा है। तो जो इनका स्केल होता है वो बाहरी और तरफ पाया जाता है, और जो एपिडर्मिस डर्मिस होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं जो कि इसमें एक फोल्ड का फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो फोल्ड का फॉर्म करते हैं, और यही वो फोल्ड होते हैं जो एयर ब्रीथिंग करते हैं फिश के बॉडी में, और एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में फॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। यदि हम ईल या एंगुइला में देखें तो ये जो होते हैं इनका जो स्किन होता है वो हाईली वस्कुलराइज्ड होता है। साथ ही साथ यह फ्रॉग में भी, साथ ही साथ यह फिश में भी गैसेस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। और जब फिश वाटर के आउटसाइड की ओर जाता है या वाटर से बाहर जाता है तो वहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज का कार्य करते हैं स्किन जो होते हैं। और स्किन क्या कार्य ये होता है कि जो स्किन होते हैं जब फिश अपनी वेजिटेशन को कंप्लीट करने के लिए या अपनी एडाप्टेशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट होते हैं। जैसे कि जो बॉटम रीजन पे जो फिश पाए जाते हैं वो जब हिल स्ट्रीम रीजन पे माइग्रेट होते हैं तो वहाँ पर उनको अडाप्ट होने के लिए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी आवश्यकता होती है, ताकि वहाँ पे जो ब्रीथिंग की प्रोसेस हो वो कंप्लीट हो सके। इसी कारण जो फिश होते हैं अपनी स्किन पे कुछ फोल्डनुमा स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन निकालते हैं जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। इसको हम क्यूटेनस रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्किन का एक अलग ही नाम होता है, क्यूटेनस इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार ये एयर को लेते हैं और बाहर भी निकालते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में हेल्प करते हैं। जब फिश वाटर के बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, तो वहाँ पर ये अपने स्किन को एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ग्लैंडुलर सीक्रेशन करते हैं।
जो कि उसको जो वहाँ पर एडॉप्ट हुए फिश के पाई बॉडी के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें कुछ मीडियन फोल्ड जो फिन फोल्ड होते हैं वह फिश में ब्लड वेसल्स को सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ क्यूटेनस रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। और यही वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, साथ ही साथ जो फिश की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है उसको कंप्लीट करने में सहायता करते हैं। इसी कारण स्किन को एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहा गया है। ये बात हुई स्किन की। अब दूसरा आते हैं बकोफेरेंजियल इपिथेलियम। बकोफेरेंजियल नाम से स्पष्ट है, जिसमें बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो उसको हम लोग बकोफेरेंजियल कहते हैं। और यहाँ पे कर नाम है इपिथेलियम। इपिथेलियम एक सेल्स होता है, यह सेल्स का कवर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो बकोफेरेंजियल इपिथेलियम होता है किस प्रकार से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में फॉर्म होता है और उसके समय फंक्शन करता है। तो जो इपिथेलियम लाइनिंग होता है बकल कैविटी का और फेरिंग्स का, वह हाईली वस्कुलर होता है, साथ ही साथ गैसेस एक्सचेंज के लिए परमिएबल होता है। इसी कारण इसको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में लिया गया है। हम देखते हैं कि जो बकल कैविटी और फेरिंग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एफिशिएंट बनाने के लिए जो इनके टंग्स पाए जाते हैं या प्लेट पाए जाते हैं, वह प्रोजेक्शन के रूप में पाए जाते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्म करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यदि हम एक मड स्कीपर, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है पेरियोप्थैलेमस या मड स्कीपर का, उसकी बात की जाए तो जो इसमें बकोफेरेंजियल इपिथेलियम पाए जाते हैं वह एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करते हैं फिश को। तो इस प्रकार बकोफेरेंजियल जो इपिथेलियम होती है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर प्रोसेस करते हैं। तो यदि देखा जाए, ये एक डॉर्सल व्यू और एक लेटरल व्यू बताया गया है। जो ऊपर वाला लेटरल व्यू में देखते हैं, इसमें कुछ हमको ब्लड वेसल्स और गिल्स जो आर्टरी है वो दिख रहे हैं, साथ ही साथ गिल आर्चेस दिख रहे हैं। जहाँ पर ये जो व्यू दिख रहे हैं इसमें किस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, कंटूर करंट प्रोसेस चल रही है। तो इसके बारे में कुछ डॉर्सल व्यूज में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं जो बकोफेरेंजियल फेरिंग्स या जो फिश होते हैं उसके थ्रू। तो जो पहला कंडीशन ये बोल रहा है, अगर दोनों कंडीशन में यदि इस प्रोसेस को देखें तो इसमें माउथ क्या है हमको ओपन दिख रहा है। जब फिश जो होते हैं जब ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय अपने माउथ को ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर आता है उसके साथ जो एयर आता है वह बकल चेम्बर में आ जाता है। बकल चेम्बर जो होता है जिसके कारण उसमें जो बलून टाइप से होता है, बलून जब हम इसमें एयर भरते हैं तो एक्सपेंड होने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये भी बकल जो चेम्बर होता है ये भी एक्सपेंड होने लगता है, जिसके कारण जो एयर जो रहता है वो इतने जगह में फुलफिल हो जाता है और जो गिल आर्चेस रहते हैं वहाँ पर जो एयर आ जाता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड कंडीशन, जैसे ही फिश अपना माउथ क्लोज करता है तो उस समय क्या होता है कि जो फिशेस होते हैं वह लिए गए एयर को, क्योंकि अब बलून तो फूल चुका है, जिसके कारण यदि जो लिया गया जो एयर रहता है जब माउथ क्लोज हो जाता है, जो स्टोर एयर रहता है वो अब फूल गया रहता है, तो वहाँ पर बकल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसके कारण बकल कैविटी के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वहाँ पर जो फुलफिल जो एयर रहेगा वो अब अंदर की ओर प्रेशर करेगा, जिसके कारण जो गिल आर्चेस रहते हैं उसमें प्रेशर पड़ता है और वही गिल आर्चेस जो रहते हैं यहाँ पर जो वाटर और जो एयर है उसको अंदर की ओर लेता है। साथ ही साथ इसमें जो अपर कूलर चेम्बर्स पाए जाते हैं, जो अपर कूलर वाल्व रहते हैं, उसके थ्रू जो वाटर रहता है इसको बाहर निकालते हैं और जो एयर रहता है वह इस ब्लड वेसल्स के थ्रू
या गिल आर्चेस के थ्रू या एफरेंट इफरेंट आर्च के थ्रू वह बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो वाटर अमाउंट रहता है या जो वाटर रहता है जिसके साथ डीऑक्सीजनेटेड जो वाटर रहते हैं वह इस वाल्व के साथ बाहर कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जो बकोफेरेंजियल या जो फिश में जो एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कार्य कर रहा है वो इस प्रकार की प्रोसेस करता है। ये हमने देख लिया सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। अब जो हम देखते हैं एक मेजर और मेन इम्पोर्टेंट एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि गिल के फॉर्म में पाया जाता है। यदि हम गिल्स को देखा जाए तो गिल्स जो होता है एक इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिश में या एक्वाटिक एनिमल में। इसके हम एक्सटर्नल गिल की बात करें तो इनका जो गिल होता है वो वस्कुलर और फिलामेंटस होता है। साथ ही यह विसरल आर्च के आउटर सरफेस का एक्टोडर्म कवरिंग होता है। एक्सटर्नल गिल जो होता है वह वस्कुलर होने के साथ साथ फिलामेंटस होता है और इसमें विसरल आर्चेस की कुछ कवरिंग पाई जाती है उसके आउटर सरफेस पर, उसके एक्टोडर्म कवरिंग पाई जाती है। और यह डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण जो एयर रहता है उसका या जो गैस रहता है उसका इसके बॉडी के अंदर या गिल्स के अंदर एक्सचेंज हो जाता है और यह एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में अपना कार्य करते रहते हैं। यदि हम इलास्मोब्रेन की बात की जाए तो उसके जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो गिल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पाइरिकल से आउटग्रोथ के रूप में निकले रहते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल गिल का डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है, बॉडी के एक्टोडर्म से। साथ ही साथ ये जो पाया जाता है वो लार्वल फॉर्म में पाया जाता है। देन उसके बाद यह डेवलपमेंट करके कुछ न्यू ऑर्गन्स का फॉर्म करने लगता है। यदि हम गिल्स की स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जो गिल्स रहता है यहाँ पर लेमिली के फॉर्म में या गिल आर्चेस के फॉर्म में पाया जा रहा है, जो कि उसकी गिल कवर या ओपर्कुलम के द्वारा कवर रहता है। जब वाटर इनफ्लो होता है फिश के बॉडी के अंदर तो वहाँ पर जो गिल आर्चेस पाई जाती हैं और जो गिल फिलामेंट पाई जाती हैं उनके थ्रू जो यहाँ से वाटर जा रहा है और फिर अपर कूलर जो चेम्बर रहते हैं उसके थ्रू बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर और जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं, उनके बीच कुछ गैसेस एक्सचेंज होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की जो डिमांड होती है उसको कंप्लीट की जाती है। तो इसमें अगर देखें तो जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे दिख रहा है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसमें ऑक्सीजन जो होता है हाईली अमाउंट में पाया जाता है, तभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। और जो यहाँ पे जो गिल फिलामेंट दिख रहे हैं इनके बीच में ही क्या बोलते हैं उनका वाटर आ रहा है और वहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यदि कंटूर करंट की बात की जाए कि वाटर और जो ब्लड वेसल्स जो फैले रहते हैं उनके बीच में गैसेस किस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है, तो यदि 100% वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें से 100% में से पहले 80% जो वाटर रहेगा वो पहले डिफ्यूज़ होगा, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, अर्थात हाईली कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की ओर जाएंगे। देन जो 70% जो बचा रहेगा वो फिर उसमें से 60% आ जाएंगे। देन जो 40% बचा रहेगा उसमें 30% आ जाएंगे। देन 50% जो और ऑक्सीजनेटेड वाटर बचा रहेगा या जो एयर बचे रहेंगे वो फिर से 5% उसके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो वाटर का फ्लो हो रहा है वह उसमें और जो ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज किस प्रकार से हो रहा है और गिल्स के थ्रू किस प्रकार से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। ये होता है गिल्स का कुछ स्ट्रक्चर, जिसमें जो गिल्स फिलामेंट पाए जाते हैं ये इस प्रकार से पाए जाते हैं।
यहाँ पर दिखा। साथ ही साथ जो गिल आर्चेस पाए जाते हैं जो मिड रीजन पे पाए जा रहे हैं, जिसके लेफ्ट साइड की अगर देखा जाए तो उसमें रिज निकले रहते हैं, रेकर्स निकले रहते हैं, और यदि राइट साइड की बात की जाए तो उसमें फिलामेंटस रीजन पाए जाते हैं। ये कुछ गिल्स की स्ट्रक्चर हैं जो जितनी ज़्यादा जिस फिशेस में या जिस एनिमल्स में जितनी ज़्यादा गिल्स पाई जाएगी उसमें ऑक्सीजन की डिमांड उतनी कम होगी, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा होगी और उसमें ऑक्सीजन उतना कम लगेगा, क्योंकि गिल्स जितना ज़्यादा रहेगा वो हाईली उतना ब्रीथिंग करेगा, ऑक्सीजन उतने एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। इसी कारण जिसमें इसमें दो कार्टिलेजिनस फिश की बात की जाए जिसमें इलास्मोब्रेंक आता है और शार्क आता है। इसमें जो गिल फिलामेंट होते हैं इसे दिखाया गया है कि बहुत कम पाए जा रहे हैं, लेकिन यदि शार्क की बात की जाए सेकेंड डायग्राम में तो उसमें क्या होता है, गिल फिलामेंट या गिल आर्चेस जो होते हैं वो हाईली होते हैं, मतलब गिल फिलामेंट यहाँ की संख्या यहाँ पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी और पहले में ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार देखते हैं कि जिस फिश में जितनी ज़्यादा गिल्स पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की डिमांड उतनी कम होती है। अब एक्सटर्नल गिल के बारे में देखते हैं। एक्सटर्नल गिल पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है, एक फिलामेंटर और वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्टोडर्मा कवरिंग होती है और इस प्रकार ये होती है। अब देखते हैं जो चौथा स्ट्रक्चर होता है लेबिरिंथोफॉर्म ऑर्गन। जो लेबिरिंथोफॉर्म ऑर्गन होता है ये भी एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हेल्प करता है, क्योंकि जो लेबिरिंथोफॉर्म ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है यह ब्रेंकियल एपिथेलियम से ही डेवलपमेंट हो रहता है और यह गिल के ऊपर प्रत्येक साइड पर पाया जाता है। इसकी संख्या एक होती है जो कि प्रत्येक साइड के गिल के ऊपर पाई जाती है। ये कुछ लेबिरिंथी ऑर्गन है, लेबिरिंथिफॉर्म ऑर्गन यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम जो यहाँ पे लेबिरिंथिफॉर्म पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो गिल आर्चेस लगे हुए हैं इसके अपर साइड में पाए जा रहे हैं जो चारों तरफ से गिल कवर के द्वारा कवरिंग है। तो इस प्रकार जो गिल लेबिरिंथी ऑर्गन होता है, लेबिरिंथिफॉर्म ऑर्गन होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज जब फिश क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट होते रहता है तो उस दौरान जो उसका माउथ होता है वहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वाटर के साथ मिक्सिंग जो ऑक्सीजन होते हैं वह उसके माउथ में आते हैं, देन उसके बाद फेरिंग्स रीजन पे आते हैं, देन फिर एयर चैम्बर्स में आते हैं और फिर एयर चैम्बर से वह ब्रेंकियल चैम्बर की ओर जाते हैं और ब्रेंकियल चैम्बर के पास ही लेबिरिंथीन ऑर्गन्स पाया जाता है जो एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्म कर रहा है और इस प्रकार वह उस वाटर को किसी अपर कूलर चैम्बर्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और इस प्रकार उसमें गैसेस एक्सचेंज हमको देखने को मिलती है, जिसमें एनाबस आते हैं, ऑस्ट्रोनेमस आते हैं, मैक्रोपोडस आते हैं, बेटा आता है। इसमें ये सभी प्रकार के एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या लेबिरिंथीन ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार जो लेबिरिंथीन ऑर्गन्स होता है वह इस स्पीशीज में पाए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि जो लेबिरिंथीन ऑर्गन होता है वह अपरकुलम और गिल दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा ब्रेंकियल चेम्बर के रूप में इनक्लोज रहता है या उसके अंदर पाया जाता है और यह फर्स्ट गिल आर्चेस से ओरिजिनेटेड होता है जो लेबिरिंथीन फॉर्म ऑर्गन होता है। तो ये हो गया लेबिरिंथीन फॉर्म ऑर्गन जो एक प्रकार से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में फिश के अंदर काम करता है। अब देखते हैं जो एब्जॉर्बेंट ऑर्गन या जो एब्जॉर्सेंट ऑर्गन होता है, आर्बोरेंस जो ऑर्गन होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। यदि हम इस एब्जॉर्सेंट ऑर्गन की बात करें तो ये जो ऑर्गन होता है यह टू एयर चैम्बर के फॉर्म में होता है जो कि ब्रेंकियल कैविटी के एक्सटेंशन के रूप में होता है, मतलब ब्रेंकियल कैविटी के फैलने से बनता है
और ये जो एयर चैम्बर होता है वो 2 होते हैं, और यह इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वस्कुलर ब्रांचिंग होती है। इसी कारण इसे ब्रांच होने के कारण इसे डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन भी कहते हैं। साथ ही साथ जो एबोर्सेंट जो ऑर्गन होते हैं वह वस्कुलर फोल्ड या ब्रेंकियल इपिथेलियल के वस्कुलर फोल्ड के द्वारा कवरिंग रहते हैं और एक गैसेस सेक्शन में रेस्पिरेटरी सरफेस में फॉर्म होते हैं। तो ये जो एबोर्सेंट जो ऑर्गन है वो इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको चित्र में नज़र आ रहा होगा जो एबोर्सेंट ऑर्गन है वो गिल के अपर साइड यह 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। एक एंटेरियर फॉर्म में पाया जा रहा है, दूसरा पोस्टीरियर फॉर्म में पाया जा रहा है। तो जो एंटेरियर एबोर्सेंट जो फॉर्म है वो गिल्स के जस्ट गिल फिलामेंट के अपर साइड की ओर है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो पूरे गिल कैविटी की ओर फैला हुआ है। तो इस प्रकार यह 2 फॉर्म में पाए जाते हैं और एक प्रकार के मॉडिफिकेशन फॉर्म होता है गिल्स फिलामेंट के अंदर। तो इस प्रकार लेबेरिंथ ऑर्गन जो होता है या जो एबोर्सेंट ऑर्गन जो होता है वो इस प्रकार से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। देन हम अगला देखते हैं गट इपिथेलियम। गट इपिथेलियम कहने का अर्थ हम सीधा गट को इंटेस्टाइनल या तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेते हैं। जो हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं वो भी एक प्रकार से उसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो बहुत सारे फिशेस में जो इपिथेलियल लाइनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का वह एक प्रकार से वस्कुलर होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में मॉडिफाई होते हैं। और यह जस्ट स्टोमक के पीछे कुछ स्पीसीज में इंटेस्टाइन के पीछे या कुछ स्पीसीज में रेक्टम रीजन पे पाए जाते हैं। जो गट इपिथेलियम होते हैं एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कार्य करते हैं। और जो फिश जो होता है उसका जो माउथ या तो एनस जो होता है वह गैसेस एक्सचेंज के समय तैयार होता है। जो एनस होता है वो भी गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो जो माउथ होता है वो भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। और इस प्रकार जो एनस और माउथ होते हैं वह एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो गट इपिथेलियम पाया जाता है उसके थ्रू कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो गट का जो एरिया रहता है वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्कुलर लेयर रहते हैं उनका रिडक्शन होता है, जिसके कारण गट इपिथेलियम एक थिन लेयर के रूप में गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं या गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं 7वां, एक जो आउटग्रोथ पेल्विक फिन। जो पेल्विक फिन स्विमिंग करने के साथ साथ फिश को एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है। तो जो फिन्स होते हैं ये लंग या इस प्रकार की जो गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस देखने को मिलती है वो अमेरिकन लंग फिश में लेपिडोसायरन में मिलती है। जब वह ब्रीडिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उनको जो फिन्स पाए जाते हैं वह फिलामेंटस होते हैं, वस्कुलर आउटग्रोथ होते हैं, जो कि अपने जो एग रहते हैं उसको गार्डेड प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन को वह उसके बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार जो पेल्विक फिन का आउटग्रोथ होता है वो भी एक प्रकार से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो फिश के बॉडी में किस किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी वर्किंग प्रोसेस के द्वारा जो उसकी ऑक्सीजन डिमांड है उसको कंप्लीट कर रहे हैं।
तो अगला जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियोस में बताएंगे कि जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में और कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो इतना तक यदि किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अदर मटेरियल्स के भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो इतना भी कुछ 7 एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताया, ये मोस्ट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस में होते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।